सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इस बीच हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी हैं। मांझी जी, जिस तरह से सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी की हराने की बात हो रही है, लेकिन खुद अपने में ही उन लोगों की बात नहीं बन रही है। देखिए, आज नहीं, बहुत पहले से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जब ये लोग बैठने की बात किया था, नीतीश कुमार और वो हर जगह घूम रहे थे और पटना में पहली बैठक हुई थी, उस समय भी हम लोग कहा था कि इन लोगों की बात जो है वो आज न कल बिखर जाएगी, आपस में इन लोग नहीं एक होंगे। कारण है सब लोभ के कारण है, और लोभ है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, और वहाँ 8-10 उम्मीदवार हैं। तो वैसी परिस्थिति में एका कैसे होगा? कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी से कम अपने को मानता नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में देखिएगा, चुनाव सब अलग अलग लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो कुछ होगा, कुछ कर सकते हैं लोग लाचारी बस, लेकिन चुनाव के पहले कोई नहीं होगा। चुनाव के पहले सब अपने अपने सीटों पर सब लड़ेंगे और इसका नतीजा यही होगा कि लोग बुरी तरह से हारेंगे और एनडीए की जीत और सुनिश्चित होगी। वैसे सुनिश्चित है ही है, और हम समझते हैं कि बिहार में 40 सीट जो जीतने की बात हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप में लगता है कि हम लोग 40 सीट जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, 400 सीट लेकर के आएंगे। कारण है कि वहाँ एक नेता है और एक उद्देश्य है देश को आगे बढ़ाने का, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वैदेशिक नीति का मामला हो या फिर आर्थिक जगत का मामला हो, सब में उन लोग क्रियाशील हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। अब इन लोगों का एक ही मकसद है कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, तो मकसद ही इन लोगों का खराब है। तो वैसी परिस्थिति में भारत की जनता अब बहुत प्रबुद्ध हो गई है और कौन देश का भला कर सकता है जानती है, इसलिए अब मन बना लिया है। हम तो गाँव देहात से आते हैं, मन बना लिया है लोग कि हर हालत में लोग अब एनडीए को ही वोट करेंगे और एक घमंडिया गठबंधन का कहीं कोई नाम भी नहीं लेता है। आपने जिस तरह से कहा कि सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन जो एक साथ चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, वो होने वाला नहीं है। सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है। ये बार बार कहना भी उचित नहीं है। हम डे 1 से कह रहे हैं, आज भी कहते हैं, अब तो और नतीजा सामने आ गया। यानी कि सब अलग अलग लड़ेंगे निश्चित। दूसरा सवाल कि लालू परिवार पर लालू यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव, तमाम लोगों पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। देखिए, ये प्रक्रिया है समस्त बिहार का कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई का हो या फिर और जितना एजेंसियाँ हैं, वो अपना काम कर रही, स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो आज नहीं, बहुत पहले से लालू परिवार जी इसके लिए जाने जाते हैं। लालू जी सजावार भी हैं, आज पेरोल पर बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से तेजस्वी हैं, उनके और लोग हैं, सब पर चार्जशीट ऑलरेडी हो ही चुका है और अभी नया चार्जशीट हुआ है। तो हम इसको कोई नया नहीं मान रहे हैं, ये तो एक प्रक्रिया है जिसके तहत उन लोगों पर केस मुकदमा होगा ही। रही बात कि उन लोग कितना कोऑपरेट करते हैं इस एजेंसी को, इस पर डिपेंड करता है। अगर कोऑपरेट करेंगे तो अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। और अगर जैसा कि सुना जा रहा है कि लोग कोऑपरेट करने का स्थिति में नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि उन लोग वेस्टेड इंटरेस्ट से किसी के द्वारा लगाया हुआ है और वो लोग छापा मारते हैं या केस करते हैं, तो ये बात बेतुकी बात है। मैं समझता हूँ कि ये स्वतंत्र एजेंसी है, किसी के लिए नहीं काम करती है। ये जो सामने केसेज आता है, कंप्लेन आता है, उसके आधार पर काम करती है और उसी के आधार पर अपना जो प्रक्रिया है उसमें बुलावा होता है, सम्मन होता है, सम्मन के बाद फिर शो कॉज होता है, शो कॉज के बाद फिर चार्जशीट होता है, चार्जशीट के बाद और आगे की सुनवाई होती है। तो इसलिए इसको कोई हम राजनीतिक के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात की जाए, चार्जशीट ही दाखिल हुआ था तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। अभी जो स्थिति बनी हुई है आरजेडी और जेडीयू में, तो क्या लग रहा है कि 14 के बाद कुछ होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है, एन केन प्रकार ने अपना गद्दी पर बना रखना चाहते हैं और कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ उनको है कि कैसे हमारी गद्दी आज रहे। हम तो ये मान रहे हैं कि अगर आज भाजपा के लोग ऑफर करें तो तुरंत ही पलटी मार देंगे वो। और आज है लालू यादव का जहाँ तक सवाल है, लालू यादव मान चुके हैं कि राहुल बाबू होंगे अगला कैंडिडेट प्रधानमंत्री का, तो इनको निराशा हुई है, इसलिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और दबाव की राजनीति बस कभी मिलते हैं, कभी बिगड़ते हैं। और जहाँ तक आके करने की बात है तो नीतीश कुमार लक्की रहिए या तिकड़मबाज कहिए, 80 विधायक या 78 विधायक का आदमी बाहर रहे और 43 एमएलए का आदमी मुख्यमंत्री रहे, कहाँ की बात है। तो कभी भी कुछ हो सकता है खरमास के बाद, कभी भी कुछ हो सकता है खरमास के बाद, जिसमें आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है। यानी कि खरमास के बाद नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं। अब इतना हम नहीं कहें, कुछ भी हो सकता है। खरमास के बाद कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक में ऐसा देखा गया है कि सत्ता के लिए आदमी कुछ न कुछ कर ही देता है। खासकर नीतीश कुमार तो कई एक पलटी मारे, लालू जी उनको पलटू राम कह के पुकारते हैं। सर ये चीज़ तो है, आपने कहा खरमास के बाद कुछ भी हो सकता है। आरजेडी के मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं या विधायक मंत्री जिस तरह से राम मंदिर पे, मां सरस्वती पे, तो उसको कैसे देखते हैं? आरजेडी के विधायक हों या फतेह बहादुर विधायक हों वो, और जिस तरह से खुद चंद्रशेखर जी मंत्री हैं जो बयान दे रहे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बयान देना एक अलग बात है, अपनी अपनी व्यक्तिगत मंशा लोग जताते हैं, लेकिन हमारी बात जहाँ तक है, हमारी मंशा है कि हिंदुस्तान आज नहीं सदियों से परंपरा और संस्कृति, धर्म और आस्था का देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आचरण करते हैं, पूजा स्थल अलग अलग है, तो किसी के पूजा स्थल पर उंगली उठाना मेरे समझ से बहुत गलत है। और हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि अनेकता में एकता है। और हम मान के चलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, कि इबादत करते हैं, कि खालसा करते हैं, इससे किसी को लेना नहीं चाहिए। अगर इसमें एक को किसी मान के करता है तो इसका मतलब है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। वो समझ रहा है कि हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर हम उनके लिए ऐसा बोलेंगे तो शायद उनका वोट पक्का होगा। और ऐसा इसलिए वो कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि अभी लक्षद्वीप में चाहे और सब द्वीप में जा करके प्रधानमंत्री आज माइनॉरिटी को अपना विश्वास दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा कि 3 तलाक का मुद्दा को भी उन्होंने सेटल किया। तो कहने का मतलब कि हमारे समझ से अभी तक जो परिस्थिति है, 30 से 40% मुसलमान एनडीए के साथ है, और इससे राजद को लगता है कि उसका पैर की धरती खिसक रही है। इसीलिए लोग नहीं बोल रहे हैं, मान्यवर लालू जी बुलवा रहे हैं सबको ट्रेनिंग दे करके, आप ये बोले, आप बोले, आप बोले। और ये हम समझते हैं कि बहुत खतरनाक है। इस तरह की बात होगी तो इसका मतलब है कि वोट के चलते आपसी द्वेष फैलाना चाहते हैं, वो उचित नहीं है। और हम तो कहते हैं कि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो कहते हैं वही कुछ हंगामा करते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं। तो इसलिए प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए वैसे आदमियों से जो ऐसा कह रहे हैं। उन्हीं से कुछ खतरा हो सकता है, वरना वहाँ सब पूजा के लिए जा रहे हैं, भगवान को मान के जा रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर आर्थिक व्यवस्थाएं इतना उन्नत होने जा रही है, पर्यटन के स्तर पर वो जगह आगे उज्जवल हो रही है, जिसे हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अव्वल नंबर न आ जाए। और वहाँ पर कारोबारी की बात अगर देखिएगा तो अधिकांश तो मुसलमान हैं वहाँ पर लोग। सभी चीज़ को देखिएगा, जैसे आज वैष्णो देवी में जाते हैं तो सब वहाँ मुसलमान लोग होते हैं, प्रसाद से लेकर घोड़ा से लेकर के सवारी तक के।
उसी प्रकार से अयोध्या में भी बात ये होगी। और वहाँ रहने वाले लोग फैज़ाबाद के चाहे सब के लोग हैं, अधिकांश मुसलमान हैं लोग। मुसलमान लोग तो वहाँ पर अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग का सौभाग्य है कि एक ऐसा समय आया कि जो हम लोग गरीबी में थे, आज हम लोग उन्नति के शिखर पर चले जाएंगे। तो इसलिए वहाँ के लोग फ़ायदा समझते हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और बाहर के लोग जाएंगे और धर्मपरायण हैं। अभी आज टीवी में देख रहे थे कि 102 वर्ष की महिला है, वो राम राम कर रही है और 22 वर्ष से शायद वो ये उपवास में थी। आज वो चली जाएगी वहाँ तो वो जाके हल्ला करेगी। तो उसी प्रकार से जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, ये धर्म और आस्था से जा रहे हैं, कभी हल्ला नहीं करेंगे, वो लोग और शांत करेंगे। लेकिन वही लोग जो आज ऐसा कर रहे हैं, एक तबके के लोगों को खुश करने के लिए कि जिसमें पाकिस्तान का नाम ही ले रहे हैं, चावल लोगों का नाम ले रहे हैं, सब अपना राजनीति कर रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि धर्म के साथ राजनीति होनी चाहिए। और सिर्फ अगर सोचिए तो गिरिराज बाबू के बात से हम यहाँ पर सहमत हैं। क्यों सिर्फ हिंदू धर्म का और हिंदू सभाओं के बारे में ऐसी कही जाती है? और भी तो यहाँ है धर्म ना, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। वहाँ के बारे में क्यों नहीं कही जाती है? सिर्फ मुसलमान की बात क्यों कही जाती है? इसका मतलब ही है कि तुष्टीकरण की राजनीति राजद के लोग कर रहे हैं और मानवेंद्र लालू जी बैठ के करवा रहे हैं। तो साफ तौर पर जीतनराम मांझी ने कहा है कि 14 तारीख यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो वहीं जिस तरह से आरजेडी के मंत्री और विधायक बयान दे रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की, तो उन्होंने कहा है कि ये लालू यादव के इशारे पर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मांझी जी की ये बातें कितनी सटीक साबित होती है। कैमरा राजेश के साथ मीडिया पटना।